गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि लेसन नंबर 5 है हमारे आरबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का। और इसके कुछ टॉपिक्स हमने पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किए थे और बाकी का जो रिमेनिंग चैप्टर रहता है वो आज हम लोग करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको कहने वाला हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने कभी कवि सम्मेलन सुना है कि एक कवि को बोलने की जो पावर होती है वो कहाँ से मिलती है? जो हमारे उनके दर्शक गण, जो श्रोतागण हैं, उनकी तालियों से। उसी प्रकार अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम लोग भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यूसली लेकर के आते रहेंगे। हमें भी लगेगा कि नहीं, स्टूडेंट्स हमारा जो कंटेंट है उसे लाइक कर रहे हैं, तो हम लोग आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़, अगर आपने हमारा जो चैनल है आरबीएसई सॉल्यूशंस, उससे अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप उससे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर जरूर करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो। और दूसरा, अगर आप हमारी वीडियोस बार बार देखना चाहते हैं या जो भी नई वीडियो आती है वो आपके पास पहुंचे, तो उसके लिए बेल आइकन जो है उसे जरूर प्रेस करें। उससे जो हमारी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, अब लोग हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक हमारा पीएच स्केल। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा पीएच स्केल, ये भी क्या किसी प्रकार का स्केल होता है स्टूडेंट्स? तो जिस प्रकार से तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तापमान को नापने के लिए जैसे हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं। और यह स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बता सकता है। यहाँ पी एक जर्मन शब्द पुसांस अर्थात शक्ति का ये सूचक है, तथा एच हाइड्रोजन आयनों का, एच जो है वो किसका सूचक है? हाइड्रोजन आयनों का सूचक है। और सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाया और हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन के पावर को पीएच कहा गया। अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम यानी कि लघुगणक पीएच कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पीएच क्या होता है, उसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम पीएच कहलाता है। और पीएच का जो मान होता है वो -log⁻10 H प्लस होल ब्रैकेट होता है। और विलयन में मुक्त H+ आयन नहीं होते हैं, ये जल योजित होकर H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। और पीएच का मान भी कुछ इस तरह से हो जाता है वहां पे कि pH इक्वल टू -log⁻10 ब्रैकेट में H3O प्लस होता है। यहाँ H+ आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH का मान उतना कम होगा। जितने H+ आयन ज्यादा होंगे pH का मान उतना कम होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। उदासीन विलयन के pH का जो मान होता है कितना होता है स्टूडेंट? 7। यानी जो पीने वाला पानी है उसका मान कितना होगा? 7। उदासीन जल के लिए H+ तथा OH- आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होती है। अतः इसकी पीएच क्या होगी? पीएच होगी इसकी 7। तो एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स की अम्ल तथा क्षारों की सामर्थ्य विलयन में उपस्थित H+ तथा OH आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी विलयन के अंदर H+ और OH- का कितना कंसंट्रेशन लेवल है, सारी चीज उसी पे डिपेंड रहती है। हाइड्रोजन आयनों की अधिक सांद्रता प्रबल अम्ल तथा हाइड्रोक्सिल आयनों अधिक सांद्रता प्रबल अम्लों को वो दर्शाता है। और कुछ मुख्य विलयनों की परास जो होती है वो 0 से लेके 14 तक रहती है। यानी 0 से 7 तक जो रहेगा वो अम्लीय होगा और 7 उदासीन रहता है जैसे कि शुद्ध जल, और 7 से लेके 14 तक जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। जैसे अगर अम्लीय की बात करें तो हम लोग लेते हैं जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जठर रस में दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर, संतरा इत्यादि जो चीजें होती है वो सब अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। उसी प्रकार क्षारीय की बात करें तो वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लड, साबुन का पानी, सोडा युक्त शीतल पेय, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब जो है क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये हमने देखा स्टूडेंट्स पीएच स्केल के बारे में। अब हम लोग देखने वाले स्टूडेंट्स की दैनिक जीवन में हमारे पीएच का क्या महत्व होता है,
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेने वाले स्टूडेंट, उदर में अम्लता, इसकी शिकायत होने पर उदर में जलन व दर्द का अनुभव होने लगता है। हमें महसूस होता है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है और जलन महसूस हो रही है। इस समय हमारे उदर में जठर, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अधिक मात्रा में बनने लग जाता है, जिससे हमारे पेट में जलन व दर्द होने लग जाती है। और इसको राहत पाने के लिए हमें एंटासिड अर्थात दुर्बल क्षारकों जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज हम लोगों को करना पड़ता है, हम करते हैं। और पेट में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और अब इसका सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा कि दंतक्षय, यानी कि जो दांत हमारे खराब हो रहे हैं, तो मुख का जो सामान्यतः हमारा पीएच होता है वो 6.5 के करीब होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? 6.5 के करीब होता है। और खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित जो हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो दांतों में लगे हुए अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके एसिड उत्पन्न कर लेते हैं, यानी एसिड बना लेते हैं और मुख का जो पीएच है वो कम कर देते हैं। और पीएच का मान लगभग 5.5 से कम होने पर दांतों का जो इनेमल, यानी कि दांतों पे जो चमकीलापन होता है वो खत्म होने लग जाता है, उसका क्षय होने लग जाता है। और भोजन के बाद दंत मंजन या क्षारीय विलयन से मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए, यानी कुल्ला करना चाहिए या हमें ब्रश करके प्रॉपरली सोना चाहिए। तो उससे हमारा जो दंत क्षय पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स उसके बाद में आता है कि हम लोग देखते हैं कि जो कीट पतंगे हैं वो जो हमें डंक मारते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गई, चींटी, मकोड़े जैसे कीड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें डंक मारते हैं। और डंक मारने में क्या होता है, अम्ल का स्त्रवण होता है। और अम्ल का स्त्रवण जब होता है तो हमारी त्वचा के संपर्क में आता है। त्वचा के संपर्क में आने पर इस अम्ल के कारण हमें त्वचा में जलन महसूस होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो उसी समय यदि हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज अगर उस स्थान पर करते हैं तो अम्ल का प्रभाव जो है उदासीन हो जाता है और हमारी जलन जो है वो ठीक हो जाती है। एक स्टूडेंट्स हमारी बहुत ही करंट समस्या है कि अम्लीय वर्षा। आप जानते हैं अम्लीय वर्षा क्या होती है, एसिड रेन किसको कहते हैं? क्या होता है कि जब वर्षा के जल को हम लोग मानते हैं कि बहुत शुद्ध माना जाता है, लेकिन प्रदूषकों के कारण आजकल इसकी पीएच कम होने लगी है और इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या होता है कि जो हमारा जो रेन वाटर है वो क्या करता है, जब रेन होने से पहले ऊपर ही वो प्रदूषकों यानी कि पॉल्यूटेंट से क्या करता है कि उससे अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करने के बाद में वो जो है एसिड में बदल जाता है। और जब ये जल वर्षा के रूप में नीचे आता है तो इसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये वर्षा जल नदी से लेकर खेतों की मिट्टी तक को प्रभावित करता है और इस प्रकार इससे फसल, जीव से लेकर पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। और प्रदूषकों पर नियंत्रण रखकर अम्लीय वर्षा को जो है नियंत्रित किया जा सकता है स्टूडेंट्स। उसी के साथ में मृदा की पीएच, यानी कि मृदा का जो पीएच जो है उसका मान भी हमें ज्ञात करके ही फसल को बोना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमें उसकी भूमि की उर्वरता क्षमता के बारे में भी पता चल जाता है और किस चीज़ की ज़रूरत है उसमें वो पता चल जाता है। तो अगर वो देते हैं तो जिससे हमारी फसल की जो पैदावार है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ क्या है, वो हमने यहाँ पे देखा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक, जैसे कि सम यूजफुल कंपोनेंट्स इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले हम रोज जो काम में लेते हैं वो है हमारा NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं स्टूडेंट्स। और इसे हम लोग साधारण नमक यानी नॉर्मल जो सॉल्ट है हमारा टेबल सॉल्ट वो है। और प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण होता है और इसकी जो पीएच है वो 7 होती है और पीएच 7 होने के कारण उदासीन प्रवृत्ति का होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है स्टूडेंट्स? उदासीन होती है। सोडियम क्लोराइड व्यापारिक तौर पर समुद्र के जल या खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है और इस प्रकार बना हुआ नमक कई अशुद्धियों तथा मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड से युक्त होता है। और इसे शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि NaCl के संतृप्त विलयन से भरी बड़ी बड़ी टंकियों में हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रभावित किया जाता है और इस प्रकार यहाँ शुद्ध नमक NaCl में अवक्षेपित हो जाता है और शुद्ध अवक्षेपित NaCl को एकत्रित कर लिया जाता है स्टूडेंट्स। तो इसके अगर हम लोग गुणों की बात करें तो ये श्वेत ठोस पदार्थ होता है, क्रिस्टलीय होता है। इसका गलनांक उच्च यानी 1081 केल्विन होता है। जल में अत्यधिक विलेय होता है और जलीय विलयन में आयनित भी हो जाता है। उपयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका उपयोग हम लोग साधारण नमक के रूप में भोजन में करते हैं
और खाद्य परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है, और हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3, NaHCO3 विरंजक चूर्ण आदि बनाने में भी कच्चे पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये हमने देखे कि हमारा जो नॉर्मल नमक है उसके क्या क्या उपयोग होते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, और इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड पर ही विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो आपके सामने एक आपकी बुक के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 58 पे जो है राइट हैंड साइड में एक इक्वेशन आपको दिख रहा है कि ट्वाइस NaCl जब ट्वाइस H2O से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन बनती है और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज हो जाती है। इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे अब अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुणों की बात करें तो ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक 591 केल्विन है। जल में शीघ्र विलय हो जाता है ये, और यह प्रबल क्षार है। अपने जलीय विलयन में आयनित रूप में Na+ और OH- के रूप में रहता है, और एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी ये होता है। और इसके क्रिस्टल जो होते हैं प्रस्वेद्य होते हैं। इसके क्रिस्टल कैसे होते हैं? प्रस्वेद्य होते हैं। तो इसके अगर उपयोग की बात की जाए स्टूडेंट्स तो साबुन, कागज, सिल्क उद्योग तथा अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और बॉक्साइट के धातुकर्म में भी इसका उपयोग होता है। साथ ही पेट्रोलियम के शोधन के में भी ये बहुत काम में आता है, और वसा व तेलों के निर्माण में काम में ये लिया जाता है। उसी के साथ में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसको बहुत ही बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। और अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट आ रहा है या जिसे हम कहते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो अगर इसका रासायनिक नाम हम लोग देखें तो क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे कहते हैं, और शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जाता है। जैसे आपको फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है इसका केमिकल इक्वेशन कि कैल्शियम CaOH ट्वाइस को जब क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो CaOCl2 बन जाता है और वाटर इसमें से रिलीज होता है। इसके गुणों की अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। ठंडे जल में विलय हो जाता है। वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है, और ये तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस भी हम लोगों को देता है। जैसे कि इसमें दो इक्वेशंस आप लोगों के लिए दी हुई है कि विरंजक चूर्ण की जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, वाटर निकल जाता है और क्लोरीन निकल जाती है इसमें से। जब विरंजक चूर्ण की ट्वाइस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो CaCl2 बन जाता है, H2O बनता है और क्लोरीन निकल जाती है। तो विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से सहयोग कर नवजात परमाणविक ऑक्सीजन निकालती है स्टूडेंट्स, और यह ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। यानी कि Cl2 जब H2O से रिएक्शन करता है तो इसमें से ट्वाइस HCl निकल जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो केवल O परमाणविक ऑक्सीजन इसमें से निकलती है। तो रंगीन पदार्थ अगर कोई है तो वो रंगहीन हो जाता है, यानी कि उसके अंदर से उसका सारा कलर को वो उड़ा देता है। उपयोग की बात करें तो वस्त्र उद्योगों में विरंजक के रूप में काम में लेते हैं। कागज उद्योग में विरंजक के रूप में काम में लेते हैं। पेयजल को शुद्ध करने के लिए काम में लिया जाता है। रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारकों के रूप में प्रयोग करते हैं इसको। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि होटल्स में मैक्सिमाइज जो बेडशीट्स होती है, जो चीजें टॉवेल वगैरह होते हैं, सब व्हाइट कलर के होते हैं। आपने कभी सोचा कि बड़े बड़े होटल्स में से प्लेन व्हाइट कलर की चीज़ों को रखने का कारण क्या होगा? पहली चीज़ तो कि सफ़ेद रंग हमें देख आंखों को अच्छा लगता है, रोशनी में अच्छा चमकता है, और दूसरी बात कि वाइट कलर के कपड़े को साफ करना बहुत आसान है। आपको अभी अजीब लग रहा होगा कि वाइट कलर के कपड़े पे तो सर दाग लग जाते हैं और आप बोल रहे हो कि साफ करना आसान है, क्योंकि अगर आप उसको ब्लीचिंग पाउडर के साथ में धोते हैं स्टूडेंट्स तो उस पर जो भी दाग वाग लगा है वो एकदम से निकल जाएगा और साफ हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि रंगीन पदार्थ को जब परमाणु ऑक्सीजन के साथ में रखा जाता है तो वह रंगहीन पदार्थ में बदल जाता है या उस ऑक्सीजन के कारण। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट अब हमारे पास में बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। बेकिंग सोडा हम लोग सभी जानते हैं कि खाने का सोडा भी इसे हम कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करके
करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है और इस प्रकार केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं और उसमें छेद भी पड़ जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बेकिंग सोडा भी बनाया जा सकता है, जैसे सोडियम क्लोराइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 यानी कि हमारा खाने वाला सोडा बन जाता है स्टूडेंट्स। और सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर इसे बनाया भी जा सकता है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O गिव्स NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम इसके गुणों की बात करें तो श्वेत क्रिस्टल ये ठोस है, जल में अल्प विलेय होता है, जल में इसका विलयन क्षारीय होता है, इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और NaHCO3 को जब गर्म किया जाता है तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 इसमें से निकल जाती है। और उपयोग की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में एंटासिड के रूप में काम में आता है। ये माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम में लिया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में काम में लिया जाता है। इसी के साथ प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इनका बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इससे कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है और इसमें एक सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ 10 अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। ये क्रिस्टलन जल के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और सोडियम कार्बोनेट का साल्वे विधि से निर्माण किया जाता है। कौन सी विधि से करते हैं स्टूडेंट्स? साल्वे विधि से। एक अन्य विधि में बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा अर्थात धोवन सोडा में प्राप्त हो जाता है। जैसे NaHCO3 को जब गर्म किया जाता है तो Na2CO3 प्लस H2O और उसमें से CO2 निकल जाती है। जब Na2CO3 की 10H2O के साथ में रिएक्शन होती है तो क्रिस्टलीकरण अभिक्रिया है और हमें Na2CO3.10H2O हमें प्राप्त हो जाता है, जिसे हम लोग धोवन सोडा कहते हैं स्टूडेंट्स। ये इसके अगर गुणों की बात करें तो यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विलय होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। यह गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा ऐश बना लेता है, जैसे कि Na2CO3.10H2O को 373 केल्विन से अधिक पर जब गर्म करते हैं तो इसमें से Na2CO3 निकल जाएगा प्लस 10H2O अलग हो जाएगा। अगर इनके उपयोगों की बात करें तो धुलाई व सफाई में काम आता है। कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स के निर्माण में काम आता है। अपमार्जक के रूप में भी ये काम आता है। कागज, पेन तथा वस्त्र उद्योगों में प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे लिए आता है स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिसे हम यहाँ पे जिप्सम भी कहते हैं, CaSO4.12H2O। तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट या अर्ध हाइड्रेट है और फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसे बनाया गया था और इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया, जिसे हम लोग आम भाषा में POP कहते हैं। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो CaSO4.2H2O होता है और इसको 393 केल्विन पर गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है। जिप्सम को जब हम लोग 393 केल्विन पर हम लोग गर्म करेंगे तो हमें CaSO4.12H2O प्लस 23H2O मिलता है। तो POP का और अधिक गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टलन जल निकल जाता है और मृत तापित प्लास्टर हमें प्राप्त होता है, डेड बर्न प्लास्टर, जो कि किसी काम का नहीं होता हमारे लिए। तो इसके गुणों की अगर बात करें तो श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि इसको काम में लेते हैं कहाँ पे? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लास्टर चढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। तो ट्वाइस CaSO4.12H2O प्लस थ्राइस H2O जब रिएक्शन करता है तो CaSO4.2H2O बना डालता है स्टूडेंट्स। और अगर उपयोग की बात की जाए तो भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्तियां आदि सजावट के सामान बनाने में, अग्नि सह पदार्थों के रूप में भी इसका उपयोग जो होता है वो स्टूडेंट्स किया जाता है। अब हमारे पास में स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है कि साबुन या अपमार्जक क्या होते हैं। तो डिटर्जेंट लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है वाइप क्लीन, अर्थात स्वच्छ करने वाला। साबुन तथा अपमार्जकों का अध्ययन इस क्षेत्र में किया
जाता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करें किसके बारे में स्टूडेंट्स, साबुन के बारे में। तो सबसे पुराना अपमार्जक साबुन होता है और ये दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों जैसे कि सिटेरिक, पामेटिक, ऑलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम सॉल्ट होते हैं और ये वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर बनाया जाता है। तो यह क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। अगर साबुनीकरण के बारे में कोई पूछे तो आपको यही लिखना होगा। आपके नीचे एक एग्जाम्पल दिया है इसका कि CH2COR, CH3COR, CH2COR उच्च वसीय अम्ल है जिसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं। तो ये थ्राइस RCOONA साबुन बन गया और साथ में ग्लिसरॉल बन जाता है। तो यह क्रिया जो है, इस क्रिया में प्राप्त साबुन सोडियम क्लोराइड मिलाने से अलग हो जाता है। केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों से बने साबुन ही जल में विलय होते हैं। इसमें भी पोटेशियम साबुन अधिक मृदु होते हैं और इन्हें शेविंग, शैम्पू आदि बनाने में काम में लेते हैं। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको इसका एग्जांपल बताऊं तो क्लियर साबुन है वो आपके इस तरह के साबुन होते हैं। साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करते हैं परंतु कठोर जल में काम में नहीं आते हैं स्टूडेंट्स। यानी कठोर जल अगर होगा तो साबुन झाग नहीं देगा। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के अणु से सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं यानी रिप्लेस कर देते हैं और इस प्रकार उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं यहाँ, और यह लवण जल में अघुलनशील होते हैं अतः अवक्षेपित हो जाते हैं, अतः सफाई की क्रिया नहीं हो पाती है स्टूडेंट्स। और इस समस्या के समाधान के लिए अपमार्जकों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो अब हम बात करें किसके बारे में स्टूडेंट्स, अपमार्जक के बारे में। तो अपमार्जक साबुन के जैसे ही होते हैं परंतु कठोर जल और मृदु जल दोनों ही प्रकार के जल में ये काम में आते हैं और अपमार्जक सफाई के लिए व्यापक रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं और इसके अलावा भी अनेकों प्रकार के अपमार्जक पाए जाते हैं। यहाँ इन अपमार्जकों के सोडियम आयन कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बना डालते हैं और ये सल्फोनेट्स जल में घुलनशील होते हैं और अतः साबुन की तरह अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार सफाई की क्रिया में बाधा नहीं आती। इन संश्लेषित अपमार्जकों के द्वारा जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि जीवाणु इनका आसानी से अपघटन नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। और R समूह अर्थात हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कम शाखित हो तो इनका जीवाणुओं द्वारा अपघटन या निम्नीकरण आसानी से होता है। और एक लंबी व कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। और वर्तमान में अपमार्जकों की क्षमता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें अकार्बनिक फॉस्फेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट तथा कुछ प्रतिदीप्ति यौगिक भी मिलाए जाते हैं। साबुन एवं अपमार्जक के द्वारा सफाई की क्रिया मिसेल बनाकर की जाती है। अब स्टूडेंट्स हम लोग ये देख रहे हैं आगे कि मिसेल निर्माण एवं साबुन से शोधन क्या होता है। तो साबुन तथा अपमार्जक द्वारा मिसेल बनाकर शोधन की क्रिया की जाती है और सर्वप्रथम सोडियम सिटरेट साबुन के अणुओं का जल में आयनन हो जाता है और इसमें जो है यह हाइड्रोकार्बन की पूंछ जो कि जल विरागी होती है और तथा ध्रुवीय सिरा जो कि जल स्नेही होता है बनाते हैं। ये भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर तथा ऋणावेशित ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ होता है स्टूडेंट्स। जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में मिसेल संरचना नजर आ रही है जिसमें कि जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पूंछ अंदर की तरफ है और दूसरा सिरा जो है बाहर की तरफ है। तो गंदगी, तेल की बूंदें, चिकनाई आदि जल में अघुलनशील परंतु हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होती है स्टूडेंट्स यानी विलय हो जाती है। और साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में चिकनाई के चारों तरफ साबुन के अणु मिसेल बना डालते हैं और इसमें जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई को आकर्षित करता है तथा जल स्नेही ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ निकला रहता है और इस प्रकार चिकनाई को चारों ओर घेर कर मिसेल बन जाता है। बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय सिरे जल से आकर्षित होते हैं और संपूर्ण चिकनाई जल में खिंच जाती है स्टूडेंट्स। और सभी मिसेल जो होते हैं वो समान आवेशित यानी ऋणावेशित होते हैं और
पित्त नहीं हो पाते। और इस प्रकार जब गंदे कपड़े को साबुन लगाने के बाद पानी में डालकर निकाला जाता है तो गंदगी कपड़े से बाहर आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है आज कंप्लीट हो गया है ये। और अब जो है, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे, जितने भी लोग देखते हैं, अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं, मेरे जो वीडियो हैं आप लोगों के काम आ रहे हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी नई वीडियो है आपके पास तभी पहुंच पाएगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आपके बहुत